गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 3 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। नीति आयोग ने इस पर सर्कुलर जारी किया, उससे हम देखेंगे। इसके अलावा डीप सी शार्क, टाइटेनोसोर, चाइनीज हैकर्स के बारे में, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, स्पेक्ट्रम ऑक्शन को देखेंगे। संसद टीवी के बारे में जानेंगे। लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज किया गया है। हिमालयन शहरों कहाँ पे देखा गया है, इसको देखेंगे। लास्ट में हमारा जो होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि आज 3 मार्च को है, क्या थीम है ये हम देखेंगे। और लास्ट में हमारी होगी प्रश्नावली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्यों चर्चा में आया? दरअसल नीति आयोग के द्वारा एक सर्कुलेशन जारी किया गया है, इसमें कुछ संशोधन के लिए। आपको पता है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था, यह क्या है, एक लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसे संसद में कानून बना करके लाया गया था। इसके तहत जो प्रत्येक हाउस होल्ड होते हैं योग्य घर, तो उसको 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और मोटे अनाज होती हैं 1 रुपये किलो प्रदान किए जाते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि लक्षित TDPS। ये जो TDPS है, ये राइस 3 रुपया और 2 रुपया चावल, ये जो राइस को आप देख रहे हैं, मतलब ग्रेन आदि जो मूल्य हैं, इसे कहा जाता है सेंट्रल इशू प्राइस। क्या कहता है? CIP। तो आप समझ गए, ये जो मूल्य दिया गया है, इसे ये और ये क्या है? सेंट्रल इशू प्राइस है। अभी जो नीति आयोग ने सर्कुलेशन जारी किया है, उसमें यह भी एक बड़ा मुद्दा है, इस इशू प्राइस को जो है चेंज करने का। इसके अलावा इस एक्ट में जो पॉपुलेशन को शामिल किया गया, कवरेज किया गया, उनमें भी संशोधन किया जाएगा। और जो लाभार्थी है, उनके क्राइटेरिया को भी कुछ बदलने की बात की गई है, नीति आयोग के द्वारा जो सर्कुलेशन जारी किया गया है। ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में कहा गया कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड होंगे, यानी कि योग्य जो घर होंगे, वह 2 भागों में बटे होंगे। पहला क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र वाले, यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और दूसरे होंगे जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं। तो समझ गए आप कौन कौन से भाग में बटे हैं? एक प्रायोरिटी और दूसरा अंत्योदय अन्न योजना। ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर वाले को 5 किलो जो फूड ग्रेन होते हैं पर पर्सन पर मंथ दिए जाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति को प्रति घर कितने दिए जाते हैं? 5 किलोग्राम। लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं, उनको कितने आते हैं? 35 kg पर मंथ। ये देखिए, इसमें प्रति व्यक्ति है 5 kg, लेकिन इसमें प्रति जो हाउस होल्ड होते हैं उसको 35 kg देता है, यानी कि पूरे घर को 35 kg, और इसमें 5 kg प्रति व्यक्ति को। तो इसमें घर में काफ़ी और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो सब्सिडी प्राइस था, कितना? 2 रुपये, 3 रुपया और 1 रुपया, वो 3 साल के लिए फिक्स था। यानी कि जब कानून लागू हुआ था, उससे यह 3 वर्ष तक, या ये जो 2 रुपया, 3 रुपया और 1 रुपया मूल्य है, वो फिक्स रहेगा। और यह हमारा जो कानून कब लागू हुआ था? 5 जुलाई 2013 को, यानी कि 5 जुलाई 2016 के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक इसे रिवाइज नहीं किया था, है ना। और यदि सरकार को इसमें रिवाइज करना हो, यानी कि मूल्य जो है सब्सिडी मूल्य, तो उसको सरकार को क्या करना होगा? एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा और उसे संसद में भी लाना होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 आया है, उसमें भी इसमें जो CIP है, सेंट्रल इशू प्राइस, उसे रिवीजन करने की सिफारिश की गई, मतलब इसमें बदलाव किया जाएगा। आप समझ गए ना, जो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था और यह कब तक फिक्स था? 5 जुलाई 2016 तक। इसके बाद ये क्या होता था? चेंज हो सकता था, लेकिन अब तक सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन अब जो है नीति आयोग इसमें बदलाव लाने की प्रयास कर रही है। इसके अलावा ये देखिए, अब जो अपडेट किया गया है, आप ये समझिए, इसमें जब शामिल किया गया था हाउस होल्ड को, तो इसमें 75% जो थे कौन थे? ग्रामीण क्षेत्र, और 50% क्या थे? अर्बन क्षेत्र। और इनकी संख्या जो है 2011 के जनगणना के आधार पर थी, जो कि कुल 81.35 करोड़
यानी कि 81 करोड़ इसमें शामिल थे। कब? जब 2013 का कानून ला गया था उस समय। इसके बाद जो सेक्शन 9 है इस एक्ट का, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके सेक्शन 9 में कहा गया जो TDPS के तहत जो लोग शामिल है उसको चेंज कौन सा कर सकता है? केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। तो इसमें जो नंबर्स हैं उसे केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। अब नीति आयोग ने क्या प्रपोज किया? हमने भी क्या पढ़ा, इसमें 75 और 50 का रेशियो, यानी कि 75% ग्रामीण शामिल है और 50% शहरी शामिल है ना। लेकिन अब रिवाइज करके क्या करेंगे? 60-40 कर रही है सरकार। कितना? ये 75 था 50 रेशियो, अब ये 60-40 कर रही है। इस कारण से जो है हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें 81 करोड़ लोग शामिल थे, 81.35 करोड़, लेकिन अब ये घटकर कितने हो जाएंगे? 71.62 करोड़। अब देख रहे हैं 10 करोड़ का अंतर आ जाएगा, यानी जो रिवाइज कर रही है नीति आयोग इस कारण से। इसके अलावा जो है अब देखिए ये जो बर्डन पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए, कब? जब 75:50 रखेगी तब जो 81 करोड़ था वो कितना हो जाएगा? 89.52 करोड़, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ का जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और सरकार पे बर्डन जो हो जाएगा 14,800 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा। पूरा नहीं है, लेकिन अगर ये 50 ये जो 60-40 करेगी सरकार तो उससे सरकार जो है 47,229 करोड़ रुपए बचा सकती है। तो आप समझ रहे हैं नीति आयोग इसमें बदलाव करना चाह रही है। इसमें एक तो जनसंख्या को कम करना चाह रही है, आप देख रहे हैं कितने के लगभग 10 करोड़ लोग इसमें कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो संख्या है किसकी? आय की, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि जो इसमें बर्डन पड़ रहा है अर्थव्यवस्था की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डीप सी शार्क के बारे में। ये क्या है? ये देखिए आप, न्यूजीलैंड के तट पर ये बायोल्यूमिनस डीप शार्क को देखा गया। बायोल्यूमिनस क्या होता है? हिंदी इसका होता है जीव दीप्ति, यानी कि वैसा जीव जो खुद ब खुद चमकता हो, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो लाइट है शार्क और यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर कितना है। ये नॉर्मल सा जो अंधेरे में दिखता है इंफ्रारेड कैमरे से, और इसे देखिए आप, ये क्या है? ब्लू, यानी कि ये बायोल्यूमिनस है, ये चमक रहा है। तो बायोल्यूमिनस उसे कहते हैं वैसा जीव जो खुद ब खुद चमकता हो। क्यों? बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण। तो ये कहाँ देखा गया? न्यूजीलैंड के तट पे। ये जो बायोल्यूमिनस शार्क है यानी कि डीप सी शार्क, ये देखिए आपको यहाँ पाए जाते हैं मेसोपैलेजिक जोन। ये कहाँ पे है? मध्य महासागर। यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट लेयर जो होता है उसको सेकंड लेयर यहाँ पे। ये जो है आपको पता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, जो सतह 200 मीटर तक लाइट चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो डेंस होती जाती है और कम हो जाती है। तो ये जो है मेसोपैलेजिक जोन, ये कहाँ पाया जाता है? 200 से 1000 मीटर के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। तो इस शार्क के पाने से यह पता चलता है कि जो हमारी जो सराउंडिंग है, हमारी जो पर्यावरण है वो कितनी अद्भुत है, वो और पर्यावरण में क्या क्या विविधता है। तो आप समझ गए ये डीप सी शार्क कहाँ पे पाया गया है? ये न्यूजीलैंड के तट पे पाया गया है। ये बायोल्यूमिनस है। बायोल्यूमिनस क्या होता है आपने जाना। नेक्स्ट है टाइटैनोसोर के बारे में। ये क्या है? ये जीवाश्म पाया गया जो कि डायनासोर की प्रजाति का है। कहाँ पे? अर्जेंटीना के पैंटागोनिया में। इसका जो अन्य नाम रखा गया है निंजा टाइटन जबतई, जो कि 140 मिलियन ईयर एगो जो है, मतलब पूर्व क्रेटेशियस पीरियड में पाया जाता था। ये इसका जीवाश्म है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके अर्जेंटीना में पाया गया, अर्जेंटीना के पैंटागोनिया, जो कि आपको ये डिजर्ट है। आप देखिए यहाँ मैप में ये पैंटागोनिया डिजर्ट है अर्जेंटीना के पास। आप अर्जेंटीना का लोकेशन आप देख सकते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में है। आप देखिए इसका उरुग्वे से इसकी सीमा लग रही है, पैराग्वे, बोलिविया, इसके अलावा ब्राज़ील और चिली से लग रही है। तो आप देख लिया आपने पैंटागोनिया के बारे में और अर्जेंटीना के बारे में। नेक्स्ट है चाइनीज़ हैकर्स के बारे में। दरअसल हुआ क्या है,
जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है, और इसके अलावा जो हमारा पावर ग्रिड है उसको हैक करने का प्रयास किया गया चाइनीज हैकर्स के द्वारा। जिसने जिम्मेदारी ली है उसका नाम क्या है, APT10, जिसे अन्य नाम से स्टोन जो पांडा है इसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं APT10, मेनूपास, स्टोन पांडा, पोटेशियम ग्रुप, ये जो है क्या है, चाइनीज हैकर्स ग्रुप है। आखिर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैक क्यों करना चाहते हैं? दरअसल जो हमने कोविड-19 का टीका बनाया है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी विवाद हो गया है। वो चाह रहे हैं कि इसको हम अपने पास रखें, जबकि इस टीका को भारत ने खुद ब खुद बनाया है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी कैसी हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। तो ये सब क्या चाहते थे कि इनके डेटा को हैक करके चुरा लिया जाए, जो कि असफल हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2021। ये क्या है, एक सम्मेलन है, किस पर, ये बायोलॉजिकल पे। देखिए आप, यह जो जैव तकनीक होता है, बायोटेक्नोलॉजी, उस पर वैश्विक संगोष्ठी है जिसमें विभिन्न लोग हिस्सेदारी लेते हैं। जैसे हमारे भारत की तरफ से देखिए, वैसे ये 2019 में शुरुआत की गई थी और 2021 में ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट और सेकंड 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 वो तो सबको पता है, जिस कारण से यह 21 जो कि सेकंड वाला। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी बिराक, ग्लोबल बायो इंडिया 21 में शामिल हुई। इसके अलावा जो अन्य लोग जैसे कि इंटरनेशनल बॉडी, रेगुलेटरी, सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री, अन्य इसमें शामिल हुए। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यह किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो आपने समझा ग्लोबल बायो इंडिया क्या है, ये जैव तकनीक पर एक वैश्विक संगोष्ठी है जिसे भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो किस मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के बाद। दरअसल जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कि मई 2019 में इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच कोलंबो के जो पोर्ट हैं उसे डेवलप करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया और जापान को इससे अलग करने की बात की गई कुछ हफ्तों पहले, इसे हमने पढ़ा भी था। अब जो है वो फिर से जो कोलंबो का पोर्ट है उसके बेस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये देखिए पहले ईस्ट है, ईस्ट तो है ही, ये साथ में बेस्ट कंटेनर टर्मिनल को भी डेवलप करना चाहते हैं जापान और भारत के साथ। ये देखिए, ये जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है और ये बेस्ट है। अब देखिए ये जो श्रीलंका का मैप है तो यहाँ पे कोलंबो है, इसी का यहाँ पे लोकेशन जो आप देख सकते हैं, ये कोलंबो और वहाँ पे कंटेनर टर्मिनल है, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला। तो इन दोनों को डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा, श्रीलंका, जापान और इंडिया के द्वारा। तो ये था न्यूज। ये जो एग्रीमेंट हुआ था कब किया गया था, मई 2019 में किया गया था इन तीनों देशों के बीच। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम ऑक्शन। दरअसल दूरसंचार जो एप्लीकेशन होते हैं और दूरसंचार के लिए जो ऑक्शन लगाया गया उसके लिए कल जो बोली लगाई उसमें सबसे बड़ी बोली जो है रिलायंस जियो के द्वारा लगाया गया, जिसमें उसने 488.35 मेगाहर्ट्ज़ खरीदा। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल और तीसरे पे वोडाफोन आइडिया रही। अब देख सकते हैं ये जो पूरी बोली लगाई गई थी 77,814 करोड़ रुपए की थी। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक न्यूज़ था, आप देख लीजिए, आंकड़े उतना याद मत रखिए। आप देख लीजिए सबसे बड़ी बोली किसने लगाई थी, रिलायंस जियो के द्वारा। अब ये जो बोली लगाई गई ये कितने वर्षों के लिए लागू रहेगी, 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है संसद टीवी के बारे में। हुआ क्या है, जो लोकसभा टीवी थी, लोकसभा और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज करके अब क्या बना दिया गया, संसद टीवी। यानी कि आप जो लोकसभा और राज्यसभा को देखते थे वो अब ना हो करके अब क्या रहेगी, संसद टीवी। और उसके जो सीईओ बनाए गए संसद टीवी के, बनाए गए रवि कपूर को। ये देखिए रवि कपूर को
जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनको इसका CEO नियुक्त किया गया है। ये जो संसद टीवी बनाया गया था, इसके लिए एक पिछले वर्ष ओम बिरला जो हैं हमारे स्पीकर और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, उनके पैनल के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन थे कौन? सूर्य प्रकाश कमेटी। अब देख लीजिए, सूर्य प्रकाश कमेटी, इसी के द्वारा यह सिफारिश की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को फरवरी 2020 में सौंपी थी। ये जो लोकसभा टीवी है, इसका जो स्थापना किया गया था वर्ष 2006 में किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। अब जो है 2021 इसके विलय का भी तारीख हो गया। अब देख लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब संसद चलेगी तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों तो अलग होती है, तो फिर दोनों का जो प्रोसीडिंग किया जाएगा, यानी कि जो दोनों की जो सीधी कार्रवाई हो जाती है लाइव टेलीकास्ट, वो कैसे होगी? एक ही चैनल पे तो आप देख नहीं सकते हैं, मोबाइल तो है नहीं कि अलग अलग करके करेंगे। तो इसके लिए पैनल ने सुझाव दिया था कि जब सदन चलेगी, वैसे अगर ना सदन चल रही है तो आप एक साथ दिखाइए, लेकिन जब अगर सदन चल रहा हो, दोनों सदनों की बैठक हो रही है, तो आप संसद 1 और संसद 2 जो है उस प्रकार के चैनल आप ले आइए, ताकि लोगों को राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों का जो सीधा प्रसारण वो देख सके। लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का जो मर्जर है, एक विवाद भी थोड़ा उत्पन्न हो सकता है इस पर। नेक्स्ट है हिमालयन शेरों के बारे में। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये जो है एक बकरी की तस्वीर है और ये एंटीलोप की तस्वीर है, और ये जो है इन दोनों का मर्जर है। आप इस तस्वीर को देखेंगे, इसमें आपको देखें इसके जो शरीर है, सिर्फ उसे देखेंगे तो उसके एक पिग की तरह शरीर लगती है, यानी कि एक सुअर की तरह शरीर लगती है, लेकिन आप चेहरे को देखेंगे तो ये बकरी के जैसे लगती है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से मेल वाले जीव है। तो जो हिमालयन मैमल से एक प्रकार से ये या गोट और एंटीलोप के जैसा दिखता है, जिसका नाम हिमालयन शैरो रखा गया है। इसे पाया गया है आपके असम के मानस टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? मानस टाइगर रिजर्व में। आप यहाँ पे देखिए, इसे देखा गया हिमालयन शेरों को। ये जो है IUCN के अनुसार क्या है? वल्नरेबल है, सुभेद, और हमारे शेड्यूल 1 में किसका है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, उसके सूची 1 में दर्ज है। ये कहाँ पाया गया था? हिमालयन शेरों मानस टाइगर रिजर्व में, और मानस टाइगर रिजर्व जो है उसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1990 में। पिछले महीने हमने पढ़ा था फरवरी में कि ये जो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास मागुरी मोटापंग वेटलैंड है, उसमें क्या मंडारिन डक को देखा गया था। तो इसे भी आप जोड़ करके पढ़ सकते हैं कि मंडारिन डक भी असम में देखा गया और हिमालयन शेरों को भी कहाँ देखा गया? असम में। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मंडारिन डक और हिमालयन शेरों दोनों कहाँ देखा गया? आपके असम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस। आज 3 मार्च है, आज ही के दिन इसे मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में, जब 60 से जो 68वां अधिवेशन चल रहा था किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यानी कि UNGA। उसमें 3 मार्च 2013 को ये साइट्स है, साइट्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये जो फौना और फ्लोरा पर सबसे बड़ी संगठन की जो कन्वेंशन किया गया था साइट्स, ये वर्ष 1973 में किया गया था, 3 मार्च 1973 को। तो उसी समय जो सम्मेलन चल रहा था तो कहा गया तो जो साइट्स की जो स्थापना है, यानी कि जो साइट्स स्थापना नहीं, कन्वेंशन जो हस्ताक्षर किया गया था यानी कि लागू हुआ था, तो क्यों ना उसी तारीख को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाए। तो उसी जो 2013 में हुआ और उसके 2014 से यह शुरू हो गया यह डे मनाना। इस बार का जो थीम है ये आप देखिए, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट, ये आप इसका थीम है, आप इसे देख लीजिए। तो हमने इसके बारे में जाना। और हमारा है प्रश्नावली। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? जून 2013, जुलाई 2013, अगस्त 2013,
सितंबर 2013। हमने क्या पढ़ा? 5 जुलाई 2013। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने कहाँ पर बायोल्यूमिनस डीप सी शार्क का पता लगाया है? कहाँ पता लगाया? न्यूयॉर्क, जापान, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। अभी मैंने क्या पढ़ा था? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने कहाँ पर टाइटेनोसॉर के जीवाश्म को खोजा है? अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, केनिया। बिल्कुल सही, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा स्टोन पांडा क्या है? मानस बाघ अभयारण्य में देखा गया पांडा की नई प्रजाति। देश भर में पांडा की गणना करने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन। सी, चीन का हैकर ग्रुप। डी, चीन द्वारा बनाया गया एक विमान। तो क्या है? चीन का हैकर ग्रुप है। अभी मैंने पढ़ा, इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हमारे इंडिया का जो पावर ग्रिड है उस पर इसने अटैक करने की प्रयास की थी, स्टोन पांडा यानी। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश कमेटी किससे संबंधित है? ए, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय हेतु। बी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन हेतु। सी, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के दिशा निर्देशन हेतु। डी, इनमें से कोई नहीं। हमने क्या पढ़ा? राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय हेतु। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस कब आयोजित किया जाता है? 3 मार्च को। हिमालयन शेरों IUCN में दर्ज है, बताइए। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। अभी हमने क्या पढ़ा था? वल्नरेबल, यानी कि ये शुभेद्य सूची में दर्ज है और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत शेड्यूल 1 में दर्ज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसका PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।